हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम इजी। हिंदी की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें हमने वर्णमाला कंप्लीट कर लिया था, संधि कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है समास। समास भी आपके एग्जाम में 1 से 2 मार्क्स का पूछा ही जाता है। या तो आपसे वो पूछेगा, एक शब्द लिखा रहेगा उस पर पूछ लेगा कि ये कौन सा समास है, या तो समास विग्रह करने के लिए आपको दे देगा किसी भी शब्द को दे देगा और उसका बोलेगा समास विग्रह क्या होगा। या ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं, शब्द लिखा रहेगा उसमें जो पूछा जाएगा पूछेगा कि इनमें से कौन सा समास है ना। यदि आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको हर साइड में 1 से 2 क्वेश्चन समास के देखने को मिलते हैं। देखते हैं हम समास। समास जो है होता क्या है हमारा, जब 2 या 2 से अधिक पद, या बोल सकते हैं जब 2 या 2 से अधिक शब्द आपस में मिलते हैं तो एक सार्थक शब्द का निर्माण होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, समास कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ नीलकमल, नीला है जो कमल है ना। यहाँ पर ये नीला है जो कमल, ये बहुत सारे पद हैं। जैसे नीला 1 पद हो गया, 2 पद हो गया, 3 पद हो गया, 4 पद हो गए, है ना। जब ये पद आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं तो एक सार्थक शब्द जैसे इन सबको मिलाया तो क्या हो गया हमारा, नीलकमल बना। नीलकमल क्या है, एक सार्थक शब्द है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, समास बोलेंगे। या समास की यदि दूसरी डेफिनेशन यदि आप देखना चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो कि यदि जो ये पद लिखे हुए हैं आपके, जैसे नीला है जो कमल, ये अलग अलग पद लिखे, 4 पद लिखे हुए हैं, इनमें से यदि आप विभक्ति चिन्ह को हटा दो, विभक्ति क्या है, जैसे है हो गया और जो हो गया, इनको यदि आप हटा देते हो तो जो जो निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा, आपका समास निकल कर आएगा। ठीक है, दोनों डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब देखो ये जो हमारा शब्द है इसको हम क्या बोलते हैं, समासिक पद बोलते हैं, या तो इसी को हम बोल सकते हैं समस्त पद बोल सकते हैं ना, दोनों चीज बोल सकते हैं। और जो ये है आपका समासिक पद को जब हमने तोड़ा तो वो आपका क्या बन जाएगा, आपका वो बन जाएगा समास विग्रह, है ना। तो इसको हम बोलते हैं समास विग्रह, और ये जो है ये क्या हो जाएगा आपका समासिक पद या समस्त पद। यहां तक की चीज क्लियर है। अब यदि हम बात करते हैं समास की, तो समास कितने, समास के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो समास के जो भेद हैं उनमें से सबसे पहले 6 भेद में देखते हैं हम। अव्ययी भाव समास होता है हमारा, तत्पुरुष समास होता है, द्विगु समास होता है, कर्मधारा समास होता है, द्वंद्व समास होता है और बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, ये 6 प्रकार के हमारे समास होते हैं। इन्हीं में से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब यदि हम बात करते हैं, जो भी हमारा समास जो शब्द होगा, है ना, जो समास विग्रह के बाद बनेगा, वो बेसिकली यदि हम बात करते हैं वो जो शब्द होगा उस पर 2 पद होंगे, है ना, 2 पद होंगे। जैसे बोल सकते हैं नीलकमल में, जैसे यदि हम बात करते हैं प्रथम पद हमारा क्या हो गया, नील हो गया, और द्वितीय पद हमारा क्या हो गया, कमल हो गया। तो इसी के पद के आधार पर यदि हम इसको विभाजित करना चाहें समास को, तो पद के आधार पर विभाजित करने पर 4 भेद होते हैं हमारे, है ना। अब यहां पर मैं, जैसे हमने संज्ञेय पढ़ा तो संज्ञेय पढ़ा था, क्या होता है, एक पूर्व पद होता है ना, और एक क्या होता है, उत्तर पद। या बोल सकते हैं 2 पद है तो प्रथम पद हो गया, ये हो गया द्वितीय पद, इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं। तो पद के आधार पर जब हमने इसको समास के भेद देखे तो कितने निकल कर आए हमारे, 4। अब ये 4 कौन कौन से हैं, जिसपे अव्ययी भाव शामिल होगा, तत्पुरुष शामिल होगा, उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो हमारा कौन सा शामिल होगा, द्वंद्व समास शामिल होगा और बहुब्रीहि समास होगा। द्विगु समास और कर्मधारा समास हमारे पद के हिसाब से विभाजित नहीं होते हैं। अब देखते हैं हम अव्ययी भाव समास क्या होता है, तो इसके डेफिनेशन इस तरीके से दे सकते हो, ऐसा समास जिसका जो पूर्ण पद होता है वो कैसा होता है, प्रधान होता है, जबकि द्वितीय पद जो होता है उसमें उसकी प्रधानता नहीं होती, उसको हम बोल देते हैं गौड़ है वो द्वितीय पद। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, अव्ययी भाव समास बोलेंगे। तत्पुरुष समास, ऐसा समास जिसका द्वितीय पद जो है वो प्रधान होता है, प्रथम पद उसका प्रधान नहीं होता या गौण होता है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, तत्पुरुष समास बोलेंगे। द्विगु समास और कर्मधारा समास, इनको पद के हिसाब से विभाजित नहीं किया गया है। अब इनको फिर किस तरीके से विभाजित किया गया है, तो द्विगु समास और द्विगु समास और कर्मधारा समास की यदि हम डेफिनेशन दें तो हम बोलेंगे कि जो हमारा द्विगु समास है, द्विगु समास में जो प्रथम पद होता है उसमें हमेशा वो कैसा होता है, संख्यावाची विशेषण होता है, मतलब कुछ ना कुछ संख्या, कुछ ऐसे शब्द लिखे जिससे हमको संख्या का भाव समझ में आता है। ठीक है, और जो उत्तर पद होगा या जो द्वितीय पद होगा वह कैसा होता है, संज्ञा विशेषण होता है, जो संज्ञा की विशेषता बताए। कर्मधारा समास क्या होता है, ऐसा समास जिसका प्रथम पद कैसा होता है, उपमान होता है, और द्वितीय पद में क्या बोलते हैं, उपमेय है ना। प्रथम पद कैसा होता है, उपमेय, उपमान होता है या जो विशेषता बताता है, और उपमेय जिसकी विशेषता बताई जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, विशेष से बोलते हैं। ठीक है, द्वंद्व समास क्या होता है हमारा, जिसमें दोनों के दोनों पद कैसे होते हैं हमारे, द्वंद्व समास में प्रधान होते हैं, उस समास को हम क्या बोलते हैं, द्वंद्व समास बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास एक ऐसा समास है जिसमें दोनों के दोनों पद हमारे क्या होते हैं, प्रधान नहीं होते, उसको हम क्या बोलते हैं, बहुब्रीहि समास बोलते हैं। ठीक है, अब एक एक से हम देख लेते हैं इनको।
एक एक को डिस्कस करेंगे। मैंने एग्जांपल्स भी लिखे हैं, इतने एग्जांपल्स तो आप पढ़ लो। इसके अलावा जो भी आपके पास बुक है उससे आप एग्जांपल्स जो है प्रैक्टिस कर लेना। सबसे पहले हमारे पास आता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास यदि कहीं पे है तो उसकी पहचान किस तरीके से करोगे? डेफिनेशन तो मैंने बता दी, जिसका प्रथम पद कैसा होगा? प्रधान होगा, और द्वितीय पद कैसा होगा? गौण होगा। उसी को हम क्या बोलेंगे? अव्ययी भाव समास बोलेंगे। इसकी पहचान है, इसमें कैसे शब्द आते हैं? पुनरावृत्ति वाले शब्द आते हैं जनरली, है ना, या जिनके बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। योजक चिन्ह जैसे मान लो मैंने लिख दिया प्रातः, और इस तरीके से यदि मैंने लिख दिया तो ये जो बीच में साइन लगाया इसी को हम क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह बोलते हैं। जिसमें योजक चिन्ह आएगा या जिसमें पुनरावृत्ति वाले शब्द होते हैं उन्हीं को हम क्या, ऐसी ये पहचान है ना, उन शब्दों को हम पहचान जाएंगे कि वो कैसे होंगे? अव्ययी भाव समास होगा उसमें। या हम बोल सकते हैं उपसर्ग, ऐसे शब्द जिनमें उपसर्ग में यदि आ आता है, अनु आता है, भर आता है, वे आता है, प्रति आता है, यावत आता है, यथा आता है, हर आता है, इत्यादि जो है ये शब्द यदि देखने को मिलते हैं तो आप समझ जाओगे कि वहां पे अव्ययी भाव समास है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, ये हो गया आपका प्रथम पद या पूर्व पद, ये हो गया आपका द्वितीय पद या उत्तर पद, ठीक है। आ प्लस जन, तो ये आपका जो समास, जो समस्त पद बना है वो क्या बना है आपका? आजन्म, है ना, आजन्म। तो इसका यदि हम विग्रह करना चाहें, समास विग्रह करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा? जन्म से लेकर। आजन्म मतलब जन्म से लेकर। नेक्स्ट है आपका अनुरूप। अनुरूप क्या हो जाएगा? अनुरूप आपका क्या है? समस्त पद है ना, जिसमें यदि हम बात करते हैं समस्त पद कैसे बना? अनु प्रथम पद हो गया और रूप क्या हो गया? द्वितीय पद हो गया, है ना। जब हमने इसकी संधि की थी तो क्या होता था? जब दो शब्द मिलते थे तो परिवर्तन होता था, लेकिन यहाँ पे परिवर्तन नहीं है ना, ये समास है आपका। अनु प्लस रूप किया तो आपको क्या मिला? अनुरूप मिला। और इसका यदि आप समास विग्रह करते हो तो क्या हो जाएगा? रूप के योग्य। रूप के योग्य। अनुरूप का मतलब क्या हो जाएगा? रूप के योग्य। अब मैंने दूसरी डेफिनेशन बताई थी कि यदि आप इसमें से यदि विभक्ति को हटा दो तो भी आपका क्या बन जाता है? समास बन जाता है ना। भरपेट तो आपको समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पे भर लिखा हुआ है, बे लिखा हुआ है, प्रतिदिन लिखा हुआ है, यथा समय लिखा हुआ है ना, दो विभक्ति वाले चिन्ह, पुनरावृत्ति योजक चिन्ह वाला शब्द लिखा हुआ है। तो इससे आप समझ जाओगे कि ये कौन सा समास है आपका? ये अव्ययी भाव समास है। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। ये सारे एग्जांपल्स आप एक बार पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? ऐसा समास जिसका उत्तर पद कैसा हो? प्रधान हो, ठीक है। उत्तर पद कैसा हो? प्रधान हो, और प्रथम पद गौण है, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं तत्पुरुष समास को, तो तत्पुरुष समास को कारक के हिसाब से 6 भागों में विभक्त किया हुआ है। अब दिमाग में आएगा कि कारक क्या होते हैं? कारक क्या होते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम के बीच में संबंध स्थापित करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं, है ना। तो बेसिकली यदि आप देखोगे तो कारक जब आप पढ़ोगे तो कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। जिसपे कर्ता, जैसे कर्ता हो गया तो कर्ता की विभक्ति क्या हो जाएगी? को, है ना, इस तरीके से। तो 8 तरीके के आपके क्या होते हैं? कारक होते हैं। तो इस पे आपने यदि बचपन में एक लाइन पढ़ी होगी, इसको याद करने के लिए आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण चिन्ह से जान, संप्रदान का के लिए अपादान से दान, संबंध अधिकरण संबोधन अरे हो, है ना। ये लाइन आपने पढ़ी होगी। तो इससे आपको ये पूरे के पूरे कारक क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे, ठीक। अब इसको यदि हम विभाजित करते हैं पद के हिसाब से, है ना, कारक के हिसाब से, सॉरी, यदि मैं तत्पुरुष समास को कारक के हिसाब से विभाजित करूं तो ये कितने प्रकार के होते? 6 प्रकार के होते। तो अब कारक आपके 8 थे, लेकिन इसको विभक्त किया 6 प्रकार से। तो कौन कौन से ऐसे हैं जो नहीं होते हैं तत्पुरुष समास में? तो कर्ता को आप छोड़ देते हो और उसके बाद संबोधन को आप यदि छोड़ दो, है ना, कर्ता को यदि आप छोड़ दो और संबोधन को यदि आप छोड़ दो तो बाकी जो भी हैं 6, उससे आपका क्या बन जाएगा? तत्पुरुष समास बन जाएगा। जैसे यदि हम बात करते हैं द्वितीय तत्पुरुष समास, अब कर्ता हमारा नहीं है ना, इससे कोई तत्पुरुष समास नहीं बनता है। तो हम यदि बात करते हैं द्वितीय वाले को, तो हमने किसको ले लिया? कर्म को ले लिया। तो क्या बन जाएगा हमारा दूसरा टाइप? कर्म तत्पुरुष समास। तो इसकी विभक्ति क्या है हमारे पास? को। इसकी विभक्ति क्या है हमारे पास? को। तो इसके एग्जाम्पल में देखो, जैसे मान लो आपको समास लिखा हुआ है दिल तोड़, है ना, तो इसका विग्रह किससे करोगे? इस विभक्ति का कहीं ना कहीं पे यूज होगा, को का, है ना। तो इसका यूज होगा तो आप किस तरीके से इसका विग्रह कहोगे? दिल को तोड़ने वाला, दिल को तोड़ने वाला। ग्रामगत, ग्राम को गत मतलब जो गांव को गया, है ना, ग्राम को गत। तो यहां पर भी देखो को लिखा हुआ, तो जहां पर भी को लिखेगा और आपके ऑप्शन में यदि देखो मान लो तत्पुरुष समास का आपका एग्जांपल या 4 ऑप्शन में दिए हुए हैं, चारों प्रकार के अलग अलग टाइप के, जैसे मान लो दिया कर्म तत्पुरुष समास दिया हुआ है, करण तत्पुरुष समास दिया हुआ है, कोई सा शब्द दिया है और उस पर लिखा है चारों ऑप्शन में है, तो आपको इसकी विभक्ति जब उसका विग्रह करोगे तो उसकी विभक्ति से आपको पता चल जाएगा कि ये किस प्रकार का तत्पुरुष समास है ना। जैसे यश प्राप्त, तो यश को प्राप्त, ठीक है। रथ चालक, रथ को चलाने वाला। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, ठीक है। तो इससे हमको समझ में जाएगा ये कौन सा समास हमारा? कर्म तत्पुरुष समास है, क्योंकि इसकी विभक्ति क्या है हमारे पास? को,
ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है तृतीय तत्पुरुष समास, या इसी को हम बोल सकते हैं करण तत्पुरुष समास। अब करण की यदि हम बात करेंगे तो करण का यहाँ पर क्या मतलब हो जाएगा, करण की विभक्ति चिन्ह हो जाएगी हमारे पास शे या द्वारा। अब देखो यहाँ पर करण का मतलब, करण की विभक्ति भी आपके पास शे है, और आपके पास यदि हम बात करते हैं अपादान, अपादान में भी आपका विभक्ति जो चिन्ह है वो क्या हमारे पास शे है। तो इसको पहचानोगे कैसे, तो जो अपादान पे जो से है ये किसके लिए होता है, अलगाव के लिए होता है। इससे जब चीजें अलग होती हैं और वहां पर से का प्रयोग करते हैं तो वहां पे आता है अपादान, और जो ये से है ये साधन का बोध कराता है। ठीक है, जैसे आप मोबाइल से वीडियो देखते हो, है ना, तो इस पे साधन हो गया मोबाइल, और से इस पे लगाया तो इस साधन का बोध कराने के लिए होता है आपका करण। ठीक है, तो इसके लिए यदि हम देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तृतीय तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास इसी को बोलते हैं। इसका व्यक्ति चिन्ह होता है शे, या इसको हम बोलते हैं के द्वारा। तो इसके एग्जांपल में यदि हम देखेंगे, मान लो आपके एग्जांपल में आया भयाकुल, तो भयाकुल को जब विग्रह करोगे तो क्या हो जाएगा, भय से आकुल, है ना। तो यहां पर से आ रहा है, भय से आकुल, तो आप समझ जाओगे इस पर कौन सा तत्पुरुष समास है आपका, तो करण तत्पुरुष समास है या तृतीय तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट यदि हम एग्जाम्पल देखते हैं तो भूख मरा, तो भूख से मरा हुआ, तर्क संगत, तर्क से संगत, रेखांकित, रेखा के द्वारा अंकित, है ना, ऐसा लिख सकते हो। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, आंखों देखा तो आंखों से देखा। तो इस तरीके से हम समझ जाएंगे क्या हो जाएगा हमारे पास करण तत्पुरुष समास। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं करण के बाद, तो करण के बाद हमारा क्या आता है, संप्रदान, है ना। कर्ता ने करण को, कर्ता ने कर्म को करण चिन्ह से जान, संप्रदान का के लिए, तो संप्रदान क्या हो जाएगा आपके पास, संप्रदान में विभक्ति चिन्ह जाएगा के लिए, है ना, या इसी को हम बोलते हैं चतुर्थ तत्पुरुष, या इसी को हम बोलते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास। इसमें जो विभक्ति चिन्ह आएगा के लिए। अब यहां पर देखो इसके एग्जाम्पल में जैसे लिखा हुआ देवालय, है ना, देवालय। अब इसका संधि विच्छेद कैसे करोगे, देव से आलय तो करोगे नहीं, है ना, या हम बात करते हैं कि देव को आलय, तो आप संधि विच्छेद करोगे नहीं, तो क्या करोगे आप, देव के लिए आलय, है ना, मतलब देवों के लिए जो घर बनाया वही क्या हो जाएगा, देवालय हो जाएगा। समाचार पत्र क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर के लिए आ रहा है, यहाँ पर भी के लिए आ रहा है, यहाँ पर भी देखो के लिए आ रहा है, और दूसरी चीज से आप बना के देखोगे तो वो शब्द बनेगा ही नहीं, है ना। मंत्रालय, मंत्रियों के लिए आलय, विधान के लिए सभा, पंचशाला क्या हो जाएगा, पानी के लिए शाला, भिक्षाटन क्या हो जाएगा, भिक्षा के लिए अटन, अटन मतलब होता है भ्रमण, है ना, मतलब भिक्षा के लिए भ्रमण करना, वही क्या हो जाएगा, भिक्षाटन। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास अपादान। अपादान का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो क्या होता है, से। यहाँ पर किसका बोध होगा, आपका अलगाव का बोध होगा यहाँ पर। ठीक, इसी को हम बोलते हैं अपादान को पंचम तत्पुरुष समास, पंचम तत्पुरुष समास। अब जैसे यहाँ पर देखोगे जन्मांध, जन्म, इसके एग्जांपल में हो जाएगा जन्मांध। जन्मांध की यदि हम बात करें तो इसका संधि विच्छेद कैसे करोगे, जन्म के लिए अंधा तो करोगे नहीं, है ना। अब यहाँ पे आएगा जन्म से अंधा, जन्म से क्या है वो अंधा है, तो यहाँ पे अलगाव, मतलब जन्म से वो कैसा है, अंधा ही है ना। पथ भ्रष्ट, मतलब पथ से वो क्या है, आपका भ्रष्ट है ना। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त है। देशद्रोह, देश से द्रोह। धर्म विमुख, धर्म से क्या हो गया वो विमुख या हीन। जाति विमुख, तो जाति से विमुख। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास षष्ठी तत्पुरुष समास या संबंध तत्पुरुष समास। इसका विभक्ति चिन्ह यदि हम देखेंगे संबंध का, तो क्या होता है हमारा, का हो गया, के हो गया, की हो गया, ये सारे किसके, संबंध के विभक्ति चिन्ह है। अब इनकी विभक्ति को हटा दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, समास बन जाएगा। यही हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। एग्जाम्पल में देखो क्या है, एग्जाम्पल में आपका भूकंप, है ना, तो भूकंप को किस तरीके से इसका समास विग्रह कहोगे, भूकंप का हो जाएगा भू से कंपन, मतलब भूमि में जो कंपन हो रहा है उसे को हम क्या बोल रहे हैं, भूकंप बोल रहे हैं। जगन्नाथ, जगत के नाथ, है ना, का, के, की कुछ भी हो सकता है, जगत के नाथ या जगत का नाथ कुछ भी बोल सकते हो। चंद्रोदय, चंद्र का उदय, चंद्र का उदय। गौ का दान, ये गोदान, गोदान का क्या हो जाएगा, गौ का दान, गौ का दान मतलब गायों का दान। विद्यार्थी, विद्यार्थी क्या हो जाएगा, विद्या की अर्थी। अब यहाँ पर विद्या की अर्थी मतलब, अर्थी का मतलब होता है इच्छुक, जो विद्यार्थी विद्या के लिए इच्छुक हो उसी को हम क्या बोलेंगे, विद्यार्थी बोलेंगे। कन्यादान, कन्यादान क्या हो जाएगा, कन्यादान क्या हो जाएगा, कन्या का दान। तो ये सारे किसके अंतर्गत जाएंगे, तत्पुरुष समास। कौन से, षष्ठी तत्पुरुष समास या संबंध तत्पुरुष समास। नेक्स्ट हमारे पास होता है सप्तम या अधिकरण तत्पुरुष समास। अब यदि हम अधिकरण की बात करते हैं तो अधिकरण का विभक्ति चिन्ह क्या होता है आपके पास, मैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में यदि आप इसके देखो, मैं हो गया या पर हो गया, ये क्या हो गया, इसका विभक्ति चिन्ह हो गया। जैसे नरोत्तम, नरों में है जो उत्तम, है ना, नरोत्तम। कवि शिरोमणि, कवियों में शिरोमणि। हर फन मौला, हर फन में मौला, हर फन में मौला। फन मतलब यहाँ पे हर काम में जो उस्ताद हो उसी को क्या बोलेंगे, हर फन मौला। आत्मनिर्भर, आत्म पर निर्भर या आत्म में निर्भर। कवि पुंगव,
कवियों में पुंगव, मतलब जो पारंगत हो कवियों में उसी को हम क्या बोलेंगे, कवि पुंगव। सर्वोत्तम क्या हो जाएगा, सर्व में उत्तम, मतलब सभी लोगों में जो उत्तम है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है विभक्ति चिन्ह क्या है, मैं या पर या मैं या मैं, है ना। तो ये विभक्ति से आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा तत्पुरुष समास है। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे 6 तत्पुरुष समास को कंप्लीट कर लिया, है ना। नेक्स्ट हमारे पास आता है द्विगु समास। तो द्विगु समास की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, जिसमें प्रथम पद कैसा हो, संख्यावाची हो, है ना, और दूसरा शब्द कैसा हो, संज्ञा विशेषण हो। ठीक है, तो कुल मिला के आप द्विगु समास के लिए समझो जिसमें आपको संख्या का बोध हो स्टार्टिंग में, उसी को हम क्या बोलेंगे, द्विगु समास बोलेंगे। जैसे इस पे लिखा है प्रथम पद कैसा होगा, संख्यावाची विशेषण, या द्वितीय पद क्या होगा, संज्ञा विशेष्य होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, द्विगु समास बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर चौराहा, है ना, चौपाई। जैसे यहाँ पर देखो शब्द चौ समझ में आ रहा, चा, यहाँ पर दुबे, दोमट, शतांश, पंजाब 5, पंचवटी 5, तिरंगा 3, अष्टाध्यायी 8, त्रिफला 3, पंचतंत्र तो 5 हो गया, नवग्रह 9 हो गया, त्रिवेणी है ना 3 हो गया। तो इस तरीके से हमको समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा समास है, द्विगु समास है। जैसे चौराहा, चौराहा का यदि आप संधि समास विग्रह करते हो संधि बोल रहा हूँ, समास विग्रह करते हो यदि चौराहा का, तो क्या हो जाएगा, 4 राहों का समूह, है ना। तो आपको समझ में आ जाएगा 4 राह है ना। ये पहला वर्ड क्या समझ में आ रहा है, इससे आपको संख्यावाची समझ में आ रहा है, और दूसरा ये जो राह लिखा है ये क्या बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। तो 4 राहों का समूह चौराहा। चौपाई, 4 पदों का समूह क्या हो जाएगा, चौपाई। दुबे क्या हो जाएगा, जिसको 2 वेदों का ज्ञान हो उसको क्या बोलते हैं, दुबे बोलते हैं। त्रिवेदी किसको बोलते हैं, जिनको 3 वेदों का ज्ञान हो। चतुर्वेदी किसको बोलते हैं, जिनको 4 वेदों का ज्ञान हो, है ना। दोमट, 2 मिट्टियों का समूह दोमट बोलेंगे। शतांश का संधि विग्रह समास विग्रह करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 अंशों का समूह, मतलब 100, शत मतलब क्या होता है 100, जैसे शतक लगा मतलब 100, है ना, 100 अंशों का समूह। पंजाब, 5 आब का समूह, है ना। आब मतलब क्या होता है, 2 नदियों के जो बीच की जगह होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, आब बोलते हैं। 5 आब का समूह। पंचवटी, 5 वटों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। अष्टाध्याय, अष्टाध्याय क्या हो जाएगा, 8 अध्याय का समूह। यहाँ पर एक याद रखना, यदि अष्टाध्याय लिखा है तो आपका द्विगु समास, लेकिन अष्टाध्यायी लिखा है तो क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, है ना। 8 अध्याय का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समूह। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। त्रिवेणी, 3 वेड़ियों मतलब 3 धाराओं का समूह। तो यहां तक आपको 3 समास जो है वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कर्मधारा समास। कर्मधारा समास क्या होता है हमारा, जिसमें उपमान, उपमेय तथा विशेष विशेषण का संबंध हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, कर्मधारय समास। तो इसकी पहचान क्या होगी, इसकी पहचान होगी कि इस पे जो शब्द देखने को मिलेगा समास विग्रह पर, रूपी शब्द देखने को मिलेगा, समान शब्द देखने को मिलेगा, ये सारे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल में हमारे पास नीलकमल, नीलकमल में यदि हम इसका समास विग्रह करते हैं तो क्या हो जाएगा, नीला है जो कमल, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो नीला है जो कमल। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च। मंद बुद्धि, मंद है जो बुद्धि। लौह पुरुष, लोह के समान पुरुष, है ना। नेक्स्ट महात्मा, महान है जो आत्मा। बदबू, बद है जो बू। नेक्स्ट हमारे पास पूर्णांक, पूर्णांक का क्या हो जाएगा, पूर्ण है जो अंक। कमलाक्ष, कमल के समान अक्ष। अधमरा, आधा है जो मरा। अल्पायु, अल्प है जो आयु। पुरुषोत्तम, पुरुष है जो उत्तम। लंबोदर, लंबा है जो उदर। अब ये सारे जैसे पुरुषोत्तम हो गया, लंबोदर हो गया, ये हमको बहुब्रीहि में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसका एक अलग अर्थ निकल रहा है। पुरुषों में है जो उत्तम, वो क्या हो जाएंगे, श्री राम। लंबोदर, लंबा है और जिनका उदर, वो हो जाएंगे श्री गणेश, है ना। तो ये कुछ ऐसे हैं जिनका आपको बहुब्रीहि में ही सेम शब्द देखने को मिलेंगे। तो वो डिपेंड करेगा कि समास विग्रह किस तरीके से किया हुआ है उनका, ठीक है। जैसे नीलकंठ जो है आपका कर्मधारय समास में भी आ जाता है। नीलकंठ का किस तरीके करो, नीला है जो कंठ, है ना। लेकिन यदि इसका और समास विग्रह दूसरे तरीके से करते हो आप, तो नीला है जिनका कंठ, तो वो क्या हो जाएगा, शिव, है ना। तो बहुब्रीहि में चला जाएगा। तो कर्मधारय समास में आपको पहचानना है कि जो मिल जाए, रूपी मिल जाए या समान मिल जाए, है ना। जब उपमान या उपमेय की जब आप तुलना कर रहे हो, उपमान में उपमेय की तुलना या आप विशेषता बता रहे होते, तो वहां पे कर्मधारय समास होता है आपका। तो आप इससे आसानी से समझ सकते हो कि जहां पे समान मिल जाए, जो मिल जाए, रूपी मिल जाए, मतलब एक की दूसरे से तुलना की जाए, तो वहां पर आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास में क्या होता है, जिसमें कि दोनों के दोनों पद आपके कैसे होते हैं, प्रधान होते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, द्वंद्व समास बोलते हैं। अब द्वंद्व समास जो है जनरली 3 प्रकार के देखने को मिलता है। इतरेतर द्वंद्व समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास और समाहार द्वंद्व समास। अब इसकी विभक्ति क्या होगी, तो विभक्ति, यदि इतरेतर द्वंद्व समास है तो उस पर विभक्ति आपको देखने को मिलेगी और,
है ना। जैसे यदि हम बात करते हैं भीमार्जुन, तो भीम और अर्जुन, है ना, तो बीच में और आ रहा ना, तो वो क्या हो जाएगा आपका इतरेतर द्वंद्व समास। नेक्स्ट है आपके पास वैकल्पिक द्वंद्व समास। वैकल्पिक द्वंद्व समास नाम समझ में, विकल्प, विकल्प मतलब या तो ये या तो ये, तो इसकी विभक्ति जो मिलेगी या मिलेगी और अथवा मिलेगी। ऐसे शब्द में जनरली विलोम शब्द आसपास रहते हैं। जैसे यदि हम बात करते हैं दिन रात, है ना, दिन रात, तो दिन या रात ये क्या हो जाएगा, तो विलोम शब्द हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट है हमारे पास समाहार। समाहार क्या हो जाएगा, समाहार द्वंद्व समास कैसे हो जाएगा, तो इसकी विभक्ति में आपको आएगा इत्यादि वगैरह। तो इसमें जनरली सार्थक और निरर्थक शब्द देखने को मिलते हैं। जैसे हम बोल देते चाय वाय, है ना, तो चाय वाय क्या हो जाएगा आपका समाहार द्वंद्व समास के अंतर्गत आ जाएगा। अब देखो एग्जांपल में जैसे लिखा है 25, तो 5 और 20 25, तो और ये आ रहा विभक्ति, तो ये कैसा हो जाएगा इतरेतर द्वंद्व समास। भीमार्जुन, भीम और अर्जुन, राम रहीम, राम और रहीम, हरिहर, हरि और हर, धन दौलत। अब धन दौलत की यदि हम बात करेंगे तो धन दौलत क्या हो जाएगा, धन दौलत इत्यादि, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये समाहार द्वंद्व समास के अंतर्गत। 36, 6 और 30, धर्म, धर्माधर्म, तो धर्माधर्म क्या हो जाएगा, धर्म और अधर्म, तो ये कैसे दिख रहे हैं आपको विलोम, धर्म और धर्म का विलोम क्या हो जाएगा अधर्म, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा वैकल्पिक के अंतर्गत, है ना। लाभालाभ, तो लाभ या अलाभ। नेक्स्ट हाँ अथवा ना, घर द्वार इत्यादि बोलते हैं जैसे, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास पाप पुण्य, पाप अथवा पुण्य, गर्म ठंडा, तो ठंडा या गर्म या ठंडा, अड़ोस पड़ोस इत्यादि। नमक मिर्च, तो नमक और मिर्च, थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत, रुपया पैसा, तो रुपया पैसा इत्यादि, है ना। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, द्वंद्व समास हो जाएंगे। तो आप इससे याद रख सकते हो इनकी विभक्तियों से, विभक्ति क्या है उसके हिसाब से आप इनको बता सकते हो। आपको इतना सारा इसके अंदर का नहीं आएगा, सिर्फ पूछेगा कि इनमें से कौन सा समास है, तो आप विभक्ति देख लेना और देखने को मिल रही है अथवा इस तरीके से समास विग्रह हो तो द्वंद्व समास होगा। नेक्स्ट है आपके पास बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है, जिसमें आपके दोनों के दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, है ना, या दोनों के दोनों पद जो है आपके वो गौण होते हैं, या दोनों पद से आपको एक तीसरे ही शब्द की आपको अनुभूति होती है ना, उसी पे आपका क्या जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगी। तो दोनों पद इसके कैसे होते हैं, गौण होते हैं। तीसरा पद जो हमको मिलता है वो कैसा होता है, आपका विशेष अर्थ देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बहुब्रीहि समास। जब इसका समास विग्रह करोगे तो इसमें विग्रह में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, जिसका, जिसकी, जिससे, जो, वाला, वाली, वाले इत्यादि, है ना, ये सारे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मान लो लिखा है नीलकंठ, है ना, जैसे आपको लिखा है नीलकंठ, तो नीलकंठ मैंने बताया था, नीलकंठ जो है आपका कर्मधारा में भी आ सकता है और नीलकंठ आपका बहुब्रीहि में ही आ सकता है। वो डिपेंड करेगा किस तरीके से आपने क्या किया हुआ है, आपने उसका समास विग्रह किया हुआ है। तो ऑप्शन में आपको दोनों यदि दिए होंगे तो आपको किसको प्रायोरिटी देनी होगी, आपको देनी पड़ेगी प्रायोरिटी बहुब्रीहि समास को, ठीक है, याद रखना। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात क्या हो जाएगा, शिव जी। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं महावीर, महान है जो वीर, वो क्या हो जाएंगे, हनुमान जी। नेक्स्ट यदि हम देखते हैं चंद्रमौली, है ना, चंद्रमौली हो जाएगा, चंद्र है मौली मतलब मस्तिष्क पर, जिसको उसको अपन क्या बोलेंगे, उनको क्या बोलेंगे, शिव जी बोलेंगे। पंकज, पंक मतलब क्या होता है, कीचड़, कीचड़ में जन्म लेने वाला, अर्थात क्या लेता है, कीचड़ में जन्म, कमल। दशानन, 10 है मुख जिसके, रावण। गजानन, गज जैसा आनंद है जिनका, गणेश जी। मनोज, मनोज का क्या हो जाएगा, वह जो मन में जन्म लेता है मतलब कामदेव, ठीक है। नेक्स्ट है कपीश्वर, कपियों का है जो ईश्वर, उनको हम क्या बोलेंगे, हनुमान जी। चक्रपाणी, चक्रपाणी चक्र है पाणी मतलब हाथ में जिनके चक्र है उनको क्या बोलेंगे, विष्णु जी। नेक्स्ट यदि हम बोलते हैं शैलजा, शैलजा मतलब, शैल मतलब क्या होता है, पत्थर, शैल में जन्म लेने वाली कौन हो जाएंगी, पार्वती जी। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं गिरिजा, गिरिजा मतलब गिरी मतलब पत्थर, गिरी मतलब भी पहाड़ है ना, से जन्म लेने वाली कौन हो जाएंगी, पार्वती जी। नेक्स्ट सचीपति, सचीपति कौन हो जाएगा, सची के पति हैं जो मतलब इंद्र। श्रीश, श्रीश क्या हो जाएगा, श्री के ईश हैं जो मतलब शिव जी। नागपति, नाग मतलब होता स्वर्ग, तो स्वर्ग के पति हैं जो अर्थात क्या हो जाएगा, इंद्र, ठीक है। अब हमने ये सारे के सारे आपके समास जो है कंप्लीट हो गए। अब आपका जो तत्पुरुष समास था उसमें एक प्रकार भी होता है आपका जिसको अपन बोलते हैं ना तत्पुरुष समास, ठीक है, मतलब जिसमें अभाव का बोध होता है या जिसमें कमी का बोध होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, नज तत्पुरुष समास। इसकी पहचान होती है आ, अन, ना या गैर, इस तरीके से। जैसे अनपढ़ मतलब जो ना पढ़ा हुआ तो ना पढ़, अधर्म मतलब ना पढ़, वाजिब मतलब गैर वाजिब, अमंगल मतलब जिसका मंगल में ना हो मतलब ना मंगल, अन्याय मतलब ना न्याय, ठीक है। अब देखो कुछ शब्द जो मैंने लिखे हैं तो आपको ऑप्शन में किस तरीके से मिलेंगे, यदि ये शब्द आपको मिल रहा है जैसे नीलकंठ हो गया, पीताम्बर, दशानन, चतुर्भुज, चतुरानन, त्रिनेत्र। अब देखो इनमें एक तो द्विगु समास की भी अनुभूति हो रही, त्रि, चतुर, चतुर, दशा, है ना, फिर ये
तो आपका नीलकंठ और पीतांबर ये कर्मधारय समास है ना। तो यदि हम इनको देखें तो ये सारे के सारे जो है बहुब्रीहि में भी आएंगे, द्विगु में भी आएंगे, कर्मधारय में भी आएंगे। तो आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा इस पर, जो आपको पहले जो प्रियोरिटी, यदि आपके ऑप्शन में मान लो दिया है बहुब्रीहि समास, तो ये कोई सा भी शब्द आपको देखने को मिले आपको पहले लगाना है बहुब्रीहि। यदि बहुब्रीहि ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आपको देखना पड़ेगा कर्मधारा लगाना। यदि ये शब्द नीलांबर हो गया, दिगंबर हो गया, श्वेतांबर हो गया, नीलकंठ हो गया, तो इसमें आपको क्या लगाना है, कर्मधारय समास लगाना है। और फिर भी यदि ये नहीं मिल रहा तो फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा, इन शब्दों में आपको लगाना पड़ेगा सेकंड प्रायोरिटी में द्विगु और थर्ड नंबर पे कर्मधारा। लेकिन सेकंड प्रायोरिटी में यदि ये शब्द मिलते हैं तो आपको कर्मधारा में ये शब्द लगाने हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से समास जो आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आता तो वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। धन्यवाद।